एपिसोड की शुरुआत में हम नान को देखते हैं जो कि शान को गांव के अफेयर के बारे में बता रही थी कि वो कब कब और कहाँ कहाँ लिन शाओ के साथ था और ये भी कि लिन शाओ ने ही गांव की मदद की है उसे अब्रॉड काम दिलवाने में। नान फिर शान को समझाती है कि वो गांव को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, लेकिन शान अब उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और अब सब कुछ मिस्टर लू के हाथों में है। ऊपर से गांव के पास अब ना ही पैसे है और ना ही रेपुटेशन। नान भी यहाँ पर उसके फैसले की रिस्पेक्ट करती है और जोंग को जब सब बताने के लिए मैसेज करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो गांव के इंस्टीट्यूट में है। तब शान जल्दी से चाइजिन को कॉल करके जोंग पर नजर रखने के लिए कहती है। सीन अब जोंग पर आता है जो कि गांव के इंस्टीट्यूट में ही थी। वो गांव के बारे में सभी को बताती है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। उसने चांसलर की बेटी लिन शाओ के साथ अफेयर रखा, जिसकी सभी वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। गांव भी यहाँ पर चुप नहीं रहता और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी बहन ने भी मुझे बस इसलिए चुना क्योंकि मैं गरीब हूँ और मुझे वो आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। वो बोलता है कि कोई और होता तो कभी भी दूसरों के बच्चों को 5 साल तक नहीं पालता, जिस पर जोंग उसे गुस्से में मारने लग जाती है। तभी चाइजन वहाँ पर आकर उसे रोकता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन अब सभी लोग गाँव के बारे में बातें करने लगे थे, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से चला जाता है। सीन शान पर आता है जिससे बच्चे सवाल करते हैं कि क्या वो और डैड डिवोर्स ले रहे हैं और क्या वो डैड को कभी भी नहीं देख पाएंगे। इस पर शान उसे बोलती है कि ये सच है और अभी बात समझने के लिए वो काफ़ी छोटे हैं, उन पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए वो उनसे बोलती है कि उनकी फैमिली बाकियों से काफ़ी स्पेशल है, उनके साथ वो है और ग्रैंड पेरेंट्स और आंटी भी। जिसे इस तरीके से समझाते हुए नान दूर से देख रही थी। फिर वो आकर शान को मोटिवेट करने लग जाती है ताकि वो डिप्रेस ना हो, जिस पर शान बोलती है कि उसने आंटी के डिवोर्स के बाद उन्हें अपनी नई लाइफ शुरू करते हुए देखा है, तो गांव ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि उसे कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। रात को जब वो अपने रूम में थी तो उसे जोंग की वही वायरल वीडियो दिखाई देती है जिसमें वो गांव को एक्सपोज कर रही थी और इस वीडियो की वजह से अब इंस्टीट्यूट में गांव की इमेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे अपनी सीनियर से पता चला कि उस वायरल वीडियो की वजह से उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी स्पीच में किसी और के साथ रिप्लेस कर दिया गया और अब वो स्पीच नहीं दे सकता। जब गांव अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके खिलाफ काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स थे जो यही कह रहे थे कि इसे पीएचडी नहीं मिलनी चाहिए। फिर हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि जोंग के लिए एक नया पार्टनर देखने के लिए डैड के फ्रेंड गो से मिलने जा रहे थे। तभी शान वहाँ पर बच्चों के साथ आती है जिन्हें अचानक देखकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। शान उनसे कुछ दिन बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलती है, जिसके लिए मॉम को कोई भी एतराज़ नहीं था। मॉम फिर गाँव के बारे में पूछते हैं तो शान झूठ कह देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है। फिर वो बच्चों को गुड बाय कहकर तुरंत ही चली जाती है। ये देखकर डैड को कुछ डाउट होता है। वो शान के पीछे जाकर पूछते हैं कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और चली जाती है, जहाँ उसे जोंग आते हुए मिलती है, जिसे वो बताती है कि वायरल न्यूज़ की वजह से वो बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। इस पर जोंग बोलती है कि इस न्यूज़ को हटाने का वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। फिर हम गाँव को देखते हैं जिसे लिन शाओ के डैड मिस्टर लिन मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने लिन शाओ को वापस यूके भेज दिया है, तो अब से उसका तुमसे मिलना बंद है और सब कुछ यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन वो बोलता है कि वो उसे सच में पसंद करता है, लेकिन मिस्टर लिन जानते थे कि वो सिर्फ उसके कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ है। इसलिए वो उसे समझाकर चले जाते हैं कि जितने शॉर्टकट्स यूज़ करके वो ऊपर आएगा उतना जल्दी ही नीचे भी गिरेगा। काओ अब घर आकर अपना सारा सामान ले जाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी सारा था, इसीलिए वो एक आदमी से मदद मांगता है, पर वो उसकी मदद के बदले 200 युआन मांगता है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। वो उसे 30 युआन में मदद करने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानता। तो गाँव बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा और उसे चला भी मैं ही लूँगा, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है। पर गाँव से वो साइकिल संभाल ही नहीं जाती और उसका सारा सामान पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए गाँव भी नीचे उतर जाता है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। उसी में से एक सभी को लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है और कहता है कि रिलेशनशिप खराब होने के बाद यह आदमी अब पानी में कूदकर अपनी जान दे रहा है। जिन सब हालातों पर गाँव को इतना गुस्सा आता है कि वो स्ट्रीमर को पानी में गिरा देता है, जिससे उसकी नाक पर चोट लग जाती है। सीन अब शान पर आता है जो कि ऑफिस में थी। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है कि उसके हस्बैंड ने एक स्ट्रीमर के साथ लड़ाई की और उसे चोट भी लगी है, जिसके कंपनसेशन के लिए वो स्ट्रीमर 3 लाख युआन की डिमांड कर रहा है। तो शान पूछती है कि अगर वो ये सेटलमेंट नहीं करती तो क्या होगा। इस पर ऑफिसर बोलता है कि ये फिर क्रिमिनल केस बन जाएगा जिसमें उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनने के बाद शान उसे बोलती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, वैसे भी मेरा उससे डिवोर्स हो रहा है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। ऑफिसर फिर गाँव के पास जाती है जो कि लॉकअप में था। वो उसे किसी और का कॉन्टैक्ट देने के लिए कहते हैं जो कि इस हाल में उसकी मदद कर सके, लेकिन वो बिल्कुल चुप था
क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जिसे जिया पूछती है कि क्या मेरा भाई तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके आया था। इस पर नान हाँ कहती है, तो जिया उसे एक सीक्रेट बताती है, जिसके बाद नान जियांग के पास जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि उस साइट का काम प्रोसीजरल इशू की वजह से रुका था, तो तुमने मुझे झूठ क्यों कहा। पर जियांग इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो उसे बोलता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम भैया उसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं मानती, और अब से वो उसे काम से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन इससे नान को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देंग को देखते हैं, जो कि जोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रहा था। जब वो आती है तो उसे बताता है कि उसे अपना स्मेल स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसमें 8000 युआन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ 36 पास हुए, जिसमें वो भी है। ये सुनकर वो उसके लिए खुश होती है। देंग इस मोमेंट को उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था और दोनों एक साथ सबवे से वापस जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अब से शायद वो इस तरह से कभी सबवे में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसे अपनी यूनिट में जाना होगा। फिर वो उसे उसके काम के बारे में बात करता है कि उसने उसके आर्टिकल को पढ़ा और उसकी काफ़ी तारीफ करता है। जोंग उसे फिर अपने एक लीडर के कमेंट के बारे में बताती है, जो कि उसने उसे पर्सनली किया था, कि उसके लिखे हुए आर्टिकल्स ने उस लीडर को काफ़ी हेल्प की है उसे अपना करियर ढूंढने में, जिससे जोंग को काफ़ी खुशी हुई कि वो अच्छा काम कर रही है। इसके बाद दोनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन जोंग शॉक हो जाती है जब उसे वहाँ पर मॉम डैड और बच्चे दिखते हैं। वो चुपके से देंग के साथ वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन डैड ने उन्हें देख लिया था। वो उनके पीछे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। जोंग सफाई देने लग जाती है कि वो दोनों एक्सीडेंटली यहाँ पर मिल गए थे और बस अपने काम के लिए जा रहे थे। जोंग उन्हें भी मॉम और बच्चे के पास वापस जाने के लिए कहती है, तो डैड पूछते हैं कि उसे कैसे पता कि मैं उनके साथ यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहती है कि उसने गेस किया, और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर डैड सब कुछ समझ रहे थे, वो काफ़ी खुश भी थे उन्हें एक साथ में देखकर। सीन फिर नान पर आता है, तो जब घर पर वापस पहुंचती है तो उसे केयरटेकर से पता चलता है कि जियांग ने शियोटोंग का फ़ोन लेकर उसे रूम में लॉक कर दिया है। जब नान जाकर बात करती है तो बताती है कि एक लड़का जिससे वो मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि आज वो जा रहा है और उसे गुड बाय कहना है। नान बोलती है कि इसके बारे में उसे जियांग से ही बात करनी होगी, लेकिन वो बताती है कि डैड ने उस लड़के की फैमिली को यहाँ से शिफ्ट होने के लिए काफ़ी प्रेशर किया, और अगर आज वो उसे नहीं मिली तो कभी भी नहीं मिल पाएगी। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं कि नान शियोटोंग के साथ घर वापस लौटती है। इसका मतलब वो उसे उस लड़के से मिलवाने के लिए लेकर गई थी, पर नान को पता चलता है कि आज जियांग टाइम से पहले ही घर आ गया है और वो स्टडी रूम में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर शियोटोंग थोड़ी सी घबरा जाती है, तो नान उसे समझाती है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। फिर वो जियांग के पास जाती है और देखती है कि वो काफ़ी गुस्से में है। वो उसे बोलता है कि अगर मैं पहले ना आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि तुम शियोटोंग को बाहर लेकर गई थी। इस पर वो बोलती है कि तुमने तो मुझ पर इतने जासूस छोड़ रखे हैं कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने अपने टीनेज में कभी दोस्त ही नहीं बनाए हो। अगर आज मैं उसे नहीं ले जाती तो शायद उससे कभी भी नहीं मिल पाती। पर जियांग इस सब में नहीं मानता। वो शियाटोंग का पास जानता था कि वो स्कूल में कितनी बुली हुई थी और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो उसके साथ इतना सख्ती से पेश आता है। नान जब उसे बहस करती है तो वो उसे बोलता है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसे अपनी तरीके से संभालूंगा, तुम्हारा बीच में आने का कोई भी हक नहीं है। इस पर नान बोलती है कि तुम हमेशा यही तो चाहते हो ना कि हर कोई तुम्हारे हिसाब से लाइफ जिए, तुमने कभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, तुम्हें ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है। जो कहकर वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती रोकने लग जाता है और जब वो नहीं मान रही थी तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और आइंदा ऐसा कुछ भी करने के लिए वार्न करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो अपने लॉयर को मैसेज करके गाँव की मेट्रो को देखने के लिए बोलती है। इस पर वो बताते हैं कि उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जा चुका है और इसकी आंटी अपना घर बेच रही है उसे छुड़वाने के लिए, जिसे जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं डैड मॉम से देंग और जोंग के बारे में बात कर रहे थे कि हो सकता है कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाए। अगले दिन नान को हम उसके स्टूडियो में देखते हैं, जिसने रात भर जाकर काफ़ी सारे टॉट बनाए हुए थे और उन्हें लेकर वो जियांग के पास जाती है। बोलती है कि ये टोटल 12 पीस में है, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के लिए प्रेयर करती हूँ कि उन्हें सक्सेस मिले। यह देखकर जियांग काफ़ी खुश होता है और नान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। जो कुछ भी उसने किया है इसके लिए वो उसे आज शॉपिंग पर चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो चाहे, और जो कुछ भी हो चाहे वो उसे दिलवाएगा। तो नान उससे डिवोर्स मांग लेती है, जो सुनकर जियांग उसे मजाक बंद करने के लिए बोलता है। इस पर नान बोलती है कि मैं खुद का हाल मिसेस फांग की तरह होते हुए नहीं देखना चाहती और मैं नहीं चाहती कि लाइफ के जो भी बाकी मोमेंट्स है वो इस तरीके से ख़राब हो। मगर जियांग उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। तो नान बोलती है कि तुम हमेशा मुझे अपनी तरीके से जीने के लिए मजबूर करते हो और अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। पर जियांग बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और डिवोर्स के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूँगा।
जिसके बाद वो उसे डिनर पर घर में मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वो आने से ही मना कर देती है, जिसे जियांग बिना कुछ कहे मीटिंग में चला जाता है। दूसरी तरफ हम शियान की लॉयर को देखते हैं, जो कि गाँव से मिलने के लिए डिटेंशन सेंटर गया हुआ था। वहाँ वो उसे बताता है कि लीशु ने तुम्हें वो 2 लाख युआन वापस कर दिए हैं, और शियान अब ये चाहती है कि वो पैसे तुम्हारे पास ही रहे, पर फिलहाल वो कार्ड बैंक के पास है, जिसका पासवर्ड गाओ जानता है। वहीं शियान से चाइजिन जब गाओ की बात कर रहा था, तब वो उसे बताती है कि उसने गाओ को 3 में से 2 लाख युआन दे दिए हैं ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन अब भी उसे 1 लाख युआन जोड़ने हैं। जो सुनकर चाइजिन हैरान होता है कि वो अब भी ऐसे इंसान की मदद कर रही है। इस पर वो बोलती है कि वो ये सब इंसानियत के नाते कर रही है, और वैसे भी उसने इतने साल उसके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा है, तो उसके लिए वो इतना कर ही सकती है। फिर दोनों टीम लीडर के साथ ऑफिस मीट करते हैं, जहां उनकी बॉस उन्हें लो सेल्स परफॉर्मेंस के लिए सुना रही थी। इस पर चाइजिन कहता है कि इसमें गलती तुम लोगों की है। एक तरफ बाकी कॉम्पिटिटर्स हर चीज़ कर रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पर तुम अपने रूल्स पर अड़े हुए हो, और अब तुम हमसे सेल्स की उम्मीद कर रहे हो। बॉस शियान की सिचुएशन जानती थी, पर वो उसे अपनी फैमिली मैटर से हटकर काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। फिर हम नान को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडियो में साथ काम करने वाले को बता देती है कि वो डिवोर्स लेने वाली है, और अब से जियांग जो ने स्टूडियो में फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, वो भी नहीं ले सकते। पर प्रॉब्लम अब ये थी कि वो लोग आगे सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। तभी उनकी तीसरी मेंबर आती है और बताती है कि उसने एक डील क्रैक कर ली है, पर उन्हें 10 दिन के अंदर 300 पीसेस बनाकर क्लाइंट को देने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मगर सिचुएशन को देखते हुए नानी ये प्रोजेक्ट करने के लिए मान जाती है और बोलती है कि वो और लोगों को इसके लिए हायर करेगी। तभी जिया भी वहाँ पर आती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शियान को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब थी, तो चाइजून उसे चेकअप करवाने के लिए बोलता है, लेकिन वो बताती है कि वो ऑलरेडी चेकअप करवा चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो चाइजिन से माफ़ी मांगती है, क्योंकि मीटिंग में उसकी वजह से उसे सुनना पड़ा, पर वो उसे बुरा फील करने से मना करता है और रेस्ट करने के लिए बोलता है। इधर नान जिया को जब बताती है कि उसने डिवोर्स का सोच लिया है, तो वो हैरान हो जाती है, जिसका रीज़न नान बताती है कि वो जियांग के साथ खुश नहीं है और आगे की लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकती, जिसके इस फैसले पर जिया उसे सपोर्ट करती है। तभी नान को डैड का कॉल आता है, जो कि उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर जोंग भी थी। डैड उससे पूछते हैं कि शियान के साथ ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी डिवोर्स के बारे में पता चल गया था और वो इसलिए नाराज़ थे कि उन्होंने उनसे ये बात छुपाई। इस पर वो दोनों बोलती हैं कि वो उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी, ऊपर से उन्हें शान के साथ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो खुद ही ये बात आपको बताना नहीं चाहती। तो डैड तुरंत ही गाँव के पास जाने लगते हैं ताकि वो उसे पूछ सके कि उसने शान के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वो दोनों उन्हें रोकती है, पर वो नहीं रुकते और चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो घर के बाहर ही बैठ गए थे, जहाँ पर मॉम उनके पास आती है। डैड फिर शान से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें मॉम जाने से रोकती है, क्योंकि शान वैसे भी नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले, और अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तभी शान का फ़ोन आ जाता है, जो देखकर डैड घबरा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसे पिक करे या फिर नहीं, पर मॉम कॉल उठा लेती हैं, तो डैड उन्हें ही बात करने के लिए बोलते हैं। शान फिर मॉम को बताती है कि वो बच्चों को वापस लेने के लिए आ रही है, तो उनका सामान रेडी रखे। ये सुनकर वो तुरंत ही कहीं पर जाने लगते हैं, क्योंकि वो शियान को फेस नहीं कर सकते थे, जानते हुए कि वो किन हालातों से गुजर रही है। इसलिए मॉम वापस से घर जाती है और जोंग और नान को उसे ये सब बताने से मना करती है कि उन्हें सब चीज़ें पता चल गई है। जब शियान वहाँ पर आती है तो कोई भी उसे नहीं बताता। वो जैसे ही डैड के बारे में पूछती है और मॉम बात को संभाल लेती है, जिसके बाद शियान बच्चों को वहाँ से ले जाती है, जिसे डैड दूर से देख रहे थे। घर आने के बाद बच्चे शियान से डैड के बारे में पूछते हैं। इस पर वो उन्हें कहती है कि उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो बच्चे बोलते हैं कि फिर वो उनसे मिलने के लिए चले जाया करेंगे, जिन्हें शान स्कूल हॉलीडेज तक रुकने के लिए बोलती है। सीन फिर मॉम पर आता है, जिनकी जब आँख खुलती है तो उन्हें डैड नहीं दिखते। जब वो उन्हें ढूंढती है तो वो बाहर बैठे हुए थे, जो कि पुराना टाइम को याद कर रहे थे कि कैसे वो शान को सैंडल दिलवाने का वादा करके भूल गए थे। पर शान ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वो रूम में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। डैड खुद को लकी समझते हैं कि शान उनकी बेटी है और अपनी बहनों में बड़ी और समझदार भी। उसने कभी भी अपनी उदासी किसी को नहीं दिखाई, इसीलिए अभी उन्हें उनकी ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि अब शियान के पास कोई भी नहीं है जो कि उसे प्यार करे और उसे केयर दे सके। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड जोंग के पास ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, जिसमें उन्होंने उसके लिए और शियान और बच्चों के लिए खाना तैयार कर रखा था। वो जोंग को ये खाना शियान को पहुंचाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो चली जाती है। वहीं शियान, जो कि अभी तक सोई हुई थी, उसे चाइजन कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जिसे वो फिर एक पार्क में ले जाता है, जहाँ पर शियान पूछती है कि इतनी सुबह सुबह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हें खुली हवा में सांस लेने के लिए कहा है। फिर वो उसे वहाँ पर एक अंकल को दिखाता है,
जिन्हें जो भी दुख या फिर प्रॉब्लम है वो उसके बारे में चिल्लाकर अपना मन हल्का कर रहे थे। चाइजिन शियान को भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करके दिखाने के लिए बोलती है, जिसे करने में चाइजिन काफ़ी हेजिटेट कर रहा था, जिसे ऐसे देखकर वो हंसने लग जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि बच्चों को उठाना था। जब वो उन्हें रेडी कर रही थी तभी जोंग वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर वो झूठ कहती है कि ये ब्रेकफास्ट उसने बनाया है, क्योंकि वो चियान को ये पता नहीं लगने दे सकती थी कि मॉम डैड को उसके डिवोर्स के बारे में पता चल गया है, वरना उसे काफ़ी बुरा लगेगा कि मॉम डैड उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसे वो ब्रेकफास्ट करने लगती है तो उसे टेस्ट से जोंग पर डाउट आ जाता है कि उसने बनाया है। जोंग वहाँ से निकलने के बाद डैड को मैसेज कर देती है कि उसने उन्हें ब्रेकफास्ट पहुँचा दिया और वो उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगा। शाम को अब बच्चों को जब स्कूल से लेने का टाइम होता है तब शियान नानी को मैसेज कर देती है, तो बताती है कि उन्हें उनकी आंटी नान पिक करने के लिए गई हुई है। शियान फिर नान को मैसेज करती है जो बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन के सिलसिले में आई थी, तो उसने बच्चों को भी पिक कर लिया। ये सब करके पूरी फैमिली शियान की मदद कर रही थी ताकि उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम गाँव को देखते हैं जो कि रिलीज़ हो गया था, और वहाँ उसे कोर्ट से आए हुए डिवोर्स पेपर पर साइन करवाए जाते हैं। जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी आंटी उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो उनके पास आता है तो दोनों रोने लगते हैं। आंटी उसे समझाती है कि जो कुछ भी हो वो पास था, जिसके बाद वो उसे वापस अपने घर चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। इधर शियान जब जोंग से दोबारा मिलती है तो उससे बोलती है कि उसने डैड के हाथ का टेस्ट पहचान लिया था। इस पर वो हंसने लग जाती है और उसे बताती है कि मॉम और डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है जब तुम अपनी लाइफ के इस फेज़ में हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा खाना डिलीवर करने का काम दिया और नान को बच्चों को पिक करने का, ताकि तुम्हारा बर्डन कम हो सके। अगले दिन शियान जैसे ही ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि उनकी ब्रांच की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए हाई अथॉरिटीज़ सनीइंग को भेज रहे हैं, वो भी कल। तभी शियान को उसकी आंटी का मैसेज आता है जो कि फिर से ट्रिप के लिए जा रही थी, तो शियान उन्हें वीडियो कॉल करती है और देखती है कि वो नई दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी। आंटी बोलती है कि वो तब तक चलते जाएंगे जब तक उनका मन करेगा, जो सुनकर शियान काफ़ी सरप्राइज होती है। आंटी उसे समझाती है कि हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारे भले के लिए हो और हमें उससे खुशी मिले। जिस सब के बारे में जब वो चाइजिन को बताती है तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि वो हमारी जनरेशन की रोल मॉडल है जो कि इस एज में केयर फ्री लाइफ जी रही है। शैन बताती है कि उसने कॉल के बाद कुछ सोचा कि इतने साल एक मशीन की तरह काम करने के बाद वो एक ब्रेक लेना चाहती है। तो चाइजिन पूछता है कि फिर वो लॉन्ग लीव का प्लान कर रही है या फिर रिज़ाइन करने का, तो शान बोलती है कि वो रिज़ाइन करने वाली है। चाइजिन बोलता है कि फिर क्यों ना मैं भी रिज़ाइन कर दूं और हम दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जिस पर शान को कोई भी एतराज़ नहीं था। शान के फैसले के बारे में जब मॉम डैड को पता चलता है तो अगले दिन उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। वो उन्हें उसकी फिक्र करने से मना करती है और बताती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। डैड उसे बोलते हैं कि उसके और गाँव के भी जो कुछ भी हुआ वो बात जब उसने उसे छुपाई तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, पर तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बचपन से ही उन्होंने उस पर काफ़ी बर्डन डाल रखा था कि पड़ोसी क्या कहेंगे, लेकिन अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा डांट के लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर डैड उसे जोंग और देंग के बारे में बात करते हैं कि उनके बीच भी लगता है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। इस पर शान बताती है कि उसने भी देंग में काफ़ी चेंजेस देखे और वो पहले से काफ़ी बदल चुकी है। शान फिर अब जोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे बात करती है कि उसके और देंग के बीच में क्या चल रहा है। जोंग बोलती है कि वो काफ़ी बदल चुका है, पर उसे लेकर अब उसके मन में क्या फीलिंग्स है वो ये खुद भी नहीं जानती। जोंग उसे उसकी जॉब छोड़ने का बाद का प्लान और गाँव के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि अब वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगी और जो गाँव है वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल जॉब कर रहा है, जहाँ सैलरी मिलने के बाद वो उसे थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटा देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शान और चाइजिन उनके बिजनेस के लिए ऑफिस की लोकेशन देखने गए थे, जहाँ पर शान बोलती है कि ये लोकेशन काफ़ी रिमोट एरिया में है। इस पर वो बताता है कि फ़िलहाल हम यही अफोर्ड कर सकते हैं। हम सुनकर शान हैरान होती है। तभी चाइजिन बताता है कि उसने भी रिज़ाइन कर दिया है, तो शान को और हैरानी होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो मजाक कर रहा है। चाइजिन उसे उनके इस बिज़नेस के लिए काफ़ी चेयर करता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर शान पिछले कुछ टाइम से अपने बैड लक को लेकर अपसेट थी कि पता नहीं आगे सब कैसा होगा। तो वो उसे अपने साथ टेंपल में लेकर जाता है, जहाँ बताता है कि जब यहाँ बेल रिंग होती है तब उसे अपने लिए विश मांगनी होगी। लेकिन शान सोचने लग जाती है कि भला उनके टाइमिंग कितनी परफेक्ट कहाँ होगी कि जब वो आए तभी बेल रिंग होगी। तो चाइजिन उसे रेडी रहने के लिए बोलता है और बताता है कि वहाँ उसका एक फ्रेंड है जिसे मैसेज करके वो उस बेल को बजवा देगा। कुछ ही देर बाद बेल की आवाज़ आती है, पर शान यहाँ पर चाइजिन को पकड़ लेती है क्योंकि वो उस बेल साउंड को अपने फ़ोन से बजा रहा था, जो देखकर वो हंसने लग जाती है।
पर फिर भी चायजिन उससे विश मांगने के लिए बोलता है। इस पर शियान विश मांगने के बाद चायजिन को थैंक्स कहती है उसका साथ देने के लिए। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसके पार्टनर शोमियाओ को पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि उसने ऑफिस प्रॉपर्टी का खुद के फायदे के लिए यूज़ किया था। पर नान जानती थी कि ये झूठ है। तब उसकी एम्प्लॉय बताती है कि शोमिया उसे फाइनल डिस्कशन के लिए जियांग कुछ दिन पहले आया था, जो सुनने के बाद वो समझ जाती है और तुरंत ही जियांग से मिलने जाती है क्योंकि उसे उस पर शक था कि उसने ही जानबूझकर ये किया है। पर वो बताता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बल्कि शोमियाओं ने फेक अकाउंट बनाकर पैसे निकाले थे। अगर तुम चाहती हो कि इस पर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो शाम को घर पर आकर मुझसे बात करना, जो कहकर वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शाम को वापस से घर आता है तो उसे नान कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो जिया को उसे कॉल करने के लिए बोलता है। लेकिन जब वो कॉल लगाती है तो वो नंबर बंद आ रहा था। वो जियांग से कह देती है कि लगता है वो नहीं आएगी। अगले दिन फिर हम शियान और चायजिन को देखते हैं जो पैसे बचाने के लिए खुद ही ऑफिस का सामान अनपैक कर रहे थे। लेकिन इस बीच चायजिन को कट लग जाता है जिसे शियान फर्स्ट एड लगाती है। ये देखकर वो खुद को लकी समझता है कि उसे शियान जैसी केयरिंग पार्टनर मिली। इसके बाद वो उसे किसी को अनपैकिंग करने के लिए हायर करने को कहता है ताकि और नुकसान ना हो। फिर वो शियान को बताता है कि जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स रह रहे हैं उस टाउन की रेनोवेशन के लिए जियांग की कंपनी बिड जीत सकती है और उसके बाद वहाँ पर 2 बड़े टावर और एल्डरली फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग इस सब के अंदर इन्वॉल्व है। पर चायजिन का कहना था कि उनके लिए अच्छा मौका है ये डील क्रैक करने का, जिसके लिए वो भी मान जाती है। वो तुरंत ही अब जियांग को वॉइस मैसेज करके मिलने के लिए पूछती है तो वो उसे अगले दिन मिलने के लिए मान जाता है। फिर हम अगले दिन इन तीनों को लंच पर देखते हैं जहाँ शियान जियांग को अपनी नई कंपनी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो उसके प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। इस पर वो बोलता है कि अभी तो मैं ही बिड नहीं जीता, तो आप तो काफ़ी पहले की ऑफर ले आए। लेकिन फिर भी जियांग वहाँ पर उनके रिलेशनशिप को हटाकर प्रोफेशनल बात करता है कि अगर मैं बिड जीतता भी हूँ तो मैं मार्केट में सभी से टेंडर लूँगा और अगर तुम्हारा ऑफर अच्छा रहा तो डील तुम्हें ही मिलेगी। जियांग वहाँ से जाने के बाद किसी मिंगवे को कॉल करता है और बताता है कि मुझे मेरी फैमिली में इस काम के लिए सही कैंडिडेट मिल गया है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जहाँ पर शोमियाओ वापस से स्टूडियो आ जाती है, जिसे देखकर नान माफ़ी मांगती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। इसके बाद शोमियाओ सब बताती है कि जो 300 पीस का ऑर्डर आया था जिसके 5% की पेमेंट के लिए जब पब्लिक बैंक से प्राइवेट बैंक पैसे ट्रांसफ़र हुए तब बैंक इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, पर फिर भी जियांग ने जानबूझकर इस चीज़ को रिपोर्ट किया। इसलिए शोमियाओ को लगता है कि अब उसका यहाँ से काम छोड़ना ही सही रहेगा, वरना जियांग उसे यूँ ही टारगेट करेगा। तो दूसरी पार्टनर भी उसके साथ ही जाने की बात करती है, जो देखकर नान को काफ़ी बुरा लगता है और वो दोनों नान को भी अपने साथ किसी और स्टूडियो में चलने के लिए कहती हैं, वरना जियांग उन्हें वहाँ पर काम करने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नान घर जाकर अपना सामान पैक कर लेती है और जब वो जाने लगती है तो जियांग वहाँ पर आ जाता है, जिसे नान बोलती है कि अब मैं यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आऊँगी और अगर उसने डिवोर्स के लिए मना किया तो अपने लॉयर को उससे बात करने के लिए भेजेगी। वो रोते हुए बताती है कि तुम मुझे अब फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक अच्छी वाइफ की तरह घर पर देखना चाहता हूँ और वो नान पर गुस्से में चिल्लाने लगता है तो नान उसे पागल कहकर जाने लगती है। तो इस बात पर जियांग अपना कंट्रोल खो देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अपनी मदद के लिए नान चिल्लाने लगती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नान ब्लैंकेट में कवर है और उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान है। तब एक केयरटेकर बाहर आकर नान से बोलती है कि जियांग ने उन्हें उसके लिए सूप बनाने के लिए कहा है। अगले दिन फिर हम शियान और चायजिन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी का बोर्ड लगवाते हैं। चायजिन उसे बताता है कि जियांग की कंपनी बिड जीत गई है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उन्हें उनका पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा। दूसरी तरफ नान जब अपना सारा सामान लेकर घर से जा रही थी तभी केयरटेकर उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि जियांग ने उन्हें बाहर जाने से मना किया है। पर पीछे से जिया केयरटेकर को नान को जाने देने के लिए बोलती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है। फिर नान हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे जियांग का कॉल आता है, जो देखकर वो रोने लगती है। तब एक नर्स वहाँ पर आती है जो उन्होंने उसका चेकअप किया था। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद के लिए पुलिस को बुला ले, लेकिन नान इसके लिए मना कर देती है। तो नर्स उसे मदद के लिए डोमेस्टिक वायलेंस केयर नंबर देती है, जिसके लिए नान उसे थैंक्स बोलकर काफ़ी रोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जियांग से नान के शरीर पर चोट के निशान के बारे में इंक्वायर कर रही थी। इस पर वो कहता है कि मैरिड कपल के बीच ये सब कॉमन है और नान काफ़ी टेम्पर वाली लेडी है, इसीलिए ये सब हुआ। इस पर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पाती और अपने लॉयर की मदद से वो बाहर निकल आता है जहाँ नान भी थी। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है नान डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेती है।
जियांग अब उसे अपने साथ घर पर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद नान को ऑफिसर बताता है कि जो एविडेंस नान के पास है उसके बेसिस पर वो जियांग के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इंजरी रिपोर्ट जब दे दी है तो केस क्यों नहीं हो सकता। नान अब जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो जियांग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इस पर नान चिल्लाने लग जाती है तो जियांग को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर वो इस तरीके से पुलिस स्टेशन आती रहेगी तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नान उसे धमकाती है कि इन कामों की वजह से वो जेल में होगा, पर जियांग को उसकी धमकी से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धमकाने लग जाता है कि उसकी इस हरकत का अंजाम काफ़ी बुरा होगा, पर नान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जो सब देखकर जियांग के ड्राइवर को भी नान के लिए बुरा लग रहा था। जियांग फिर वहाँ से निकलने के बाद मिंगवे को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे मिलने के लिए डेंग की मॉम वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि डेंग कहाँ है, पर जोंग इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी क्योंकि काफ़ी दिनों से वो खुद भी उससे नहीं मिली थी। मॉम बताती है कि डेंग को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिली थी, पर उसने शंघाई में जोंग के पास ही रहने के लिए उस जॉब को ठुकरा दिया और इस सब का ब्लेम वो जोंग पर डाल रही थी कि डिवोर्स के बाद भी वो डेंग को फंसाने में लगी हुई है। वो इतने गुस्से में थी कि जोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिस सब में जोंग तो बच जाती है लेकिन मॉम गिर जाती है, जिसे उठाने के बाद वो खुद को मारती है क्योंकि उनसे खुद अपनी और डेंग की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जोंग को डेंग को समझाने के लिए बोलती है कि जॉब उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो उसके डिसीजन में पड़ने से साफ साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। मगर अंदर आकर वो डेंग को कॉल करके बताती है कि उसकी मॉम अपार्टमेंट के बाहर रो रही है, जो सुनकर डेंग भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जो कि शियान के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाती है, पर वो कुछ बताती उससे पहले ही उसे पता चल जाता है कि शियान तो जियांग के साथ बिजनेस डील कर रही है। इसीलिए वो बिना उसे अपनी परेशानी बताए वहाँ से चली जाती है। तभी शियान उसे अपने नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए उसे गिफ्ट मांगती है। इस पर नान बोलती है कि वो उसे एक गोल्डन टॉट बनाकर देगी, जो सुनते ही वो मना कर देती है कि मैं अपनी बहन का टैलेंट इस तरीके से चीज़ें बनवाने में बर्बाद नहीं करूँगी, तुम्हें जो पसंद है तुम वही देना। जो सुनकर नान काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि जियांग था जो कि उसके आर्ट की ज़रा भी फिक्र नहीं करता था। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, जो देखकर शियान को उसका बिहेवियर बदला बदला सा लगता है। नान जैसे ही अपने स्टूडियो पहुँचती है तो देखती है कि ये भी वहाँ से जा रही थी। ये देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने उनके साथ मिलकर बिजनेस खड़ा करने का सपना देखा था। इस पर ये उसे गले लगाकर जल्दी से डिवोर्स लेने के लिए बोलती है ताकि वो सब फिर से शुरू कर सके, जिसके बाद वो चली जाती है। तभी नान को डैड का कॉल आ जाता है जिन्होंने एरिया के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि प्रोजेक्ट जियांग के पास है, और उन्होंने कॉल इसलिए किया था ताकि वो उसे वीकेंड पर जियांग के साथ घर आने के लिए कह सके। जिनसे बात करते वक्त वो खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए बोलती है कि जियांग काफ़ी बिजी है और उसे बात करेगी, इतना कहकर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि डेंग के बारे में पता करने के लिए उसके दोस्तों के पास जाती है कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी और वो उसे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। जहाँ फेंग बताता है कि वो काफ़ी बिजी है पैसे कमाने में, इसीलिए वो शायद रिप्लाई नहीं कर पा रहा। पर दूसरा दोस्त जो ड्रंक था वो बताता है कि उसकी मॉम को स्ट्रोक आ गया था, जो सुनकर जोंग शॉक हो जाती है। फिर मजबूरन फेंग को उसे सब कुछ बताना पड़ जाता है कि डेंग की मॉम ने पार्लर में किसी से आर्ग्यूमेंट कर ली थी और वहाँ वो अचानक से ज़मीन पर गिर गई। ये सारी बात डेंग ने उसे जोंग को बताने से मना की थी। जोंग ये सब पता लगने के बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिया नान से मिलने के लिए आती है। जब वो स्टूडियो के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ कुछ भी सामान नहीं है। ये देखकर जिया को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो जियांग की तरफ से उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो अब भी उससे काफ़ी प्यार करता है, पर नान के लिए अभी ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जिया उसे फिर भी मनाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि उस दिन जब नान ने मदद के लिए उसे आवाज़ लगाई थी तो वो डर के मारे उसकी मदद नहीं कर पाई। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी क्योंकि वो नान की मदद नहीं कर पा रही थी। तो जानने के बाद वो उसे नाराज़ तो थी पर माफ़ भी कर देती है और उसे आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिस बात का जिया को काफ़ी बुरा लगता है, वो रोते हुए नान से माफ़ी मांगती रह जाती है। सीन वापस से जोंग पर आता है जो डेंग के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे वो बताता है कि मॉम को ऑपरेशन हो गया है और उन्हें कुछ दिनों बाद होश आएगा। डेंग जोंग पर गुस्सा करने लग जाता है कि जब मेरी मॉम तुम्हारे पास आई थी तो तुम उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकती थी क्या। वो उसे काफ़ी बुरा भला कहता है और अपनी मॉम की इस हालत का ब्लेम करता है, जो देखकर वो गुस्से में चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद फेंग वहाँ पर आता है, जिस पर डेंग गुस्सा करता है कि उसने जोंग को ये सब क्यों बताया। फिर वो उसे बोलता है कि मॉम होश में आने के बाद शायद पार्शियली पैरालाइज्ड हो, इसलिए मैं जोंग को ये सब बताकर अपने साथ सफ़र नहीं करवाना चाहता था। तो फेंग समझ जाता है कि अभी उसने जोंग से लड़ाई सिर्फ इसी वजह से की थी। फिर हम शी और कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा को बताते हैं कि अब से हमारा नाम गाओ नहीं
बल्कि शिंग है, जिसका रीज़न मॉम ने बताया कि इससे वो हमेशा साथ रहेंगे। शियान जब अंदर जाती है तो देखती है कि डैड ने काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि जियांग भी यहाँ पर आने वाला था। लेकिन डैड को खाने में वेजिटेबल की कमी लग रही थी, इसलिए शियान मार्केट में वेजिटेबल लेने चली जाती है। जहाँ रास्ते में उसे जोंग मिलती है, जो आपस में बात करते करते सामान लेकर जब वापस लौटती है तो देखती है कि नान घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। जिनके पूछने पर वो बोलती है कि वो उनका ही वेट कर रही थी। शान उसे जियांग के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो काफ़ी बिजी है तो नहीं आ पाएगा। लेकिन घर पर हम देखते हैं कि वो डैड के साथ ड्रिंक कर रहा था और दोनों इस एरिया की रीडेवलपमेंट की बात कर रहे थे। वो तीनों भी वापस आती हैं तो नान जियांग को वहाँ पर देखकर काफ़ी डर जाती है, जो चीज़ सभी नोटिस कर लेते हैं। शियान जियांग से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को परेशान किया। इस पर वो झूठ कह देता है कि नहीं, हमारी तो बस छोटी सी नोकझोंक हुई थी बेबी प्लानिंग को लेकर। इस पर डैड यकीन कर लेते हैं। लेकिन शान और जोंग को अभी कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं तभी जियांग डैड को बताता है कि जल्दी वो शियान की कंपनी के साथ काम करेगा। वो मॉम डैड को बताता है कि वो और नॉन जल्दी ही बेबी प्लानिंग भी कर लेंगे। जो सुनते ही नान के माइंड में वो सब कुछ आने लग जाता है, जो कुछ भी जियांग ने उस रात उसके साथ किया था। तभी नान बीच में ही उठकर बाहर चली जाती है, जिससे अपनी तबीयत खराब लग रही थी। पीछे से शियान और जोंग उसे देखने के लिए जाते हैं, जहां नान अबू ने बता ही देती है कि वो जियांग के साथ डिवोर्स लेने वाली है, क्योंकि उसने उसे काफ़ी मारा और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। वो दोनों को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी जियांग ने उसके साथ किया। ये सब सुनने के बाद वो दोनों नान को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जो जियांग देख लेता है और नान के पीछे आता है तो वो उसे रोकने के लिए जोंग वहीं पर उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ पर रखी चीज़ से उसे मारने की धमकी देती है। ये देखकर डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और जोंग पर गुस्सा करते हैं कि वो ये सब बंद करे। वो जियांग से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तो डैड जोंग से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, जिस पर वो बता देती है कि जियांग ने नान के साथ ज़बरदस्ती की। अगले सीन में फिर हम उन तीनों को शियान के लॉयर के पास देखते हैं, जो बताता है कि नान ने अभी डिवोर्स केस फाइल नहीं किया है, तो ये फिजिकल रिलेशनशिप उनकी शादी के अंदर ही आता है, जो कि असॉल्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एविडेंस या कोई पर्सन है जिसने नान के साथ ये सब होते हुए देखा तो नान का केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये केस सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस तक ही रहेगा और डिवोर्स केस इसी बेस पर आगे बढ़ेगा। जो बात सुनकर वो तीनों निराश हो जाते हैं। घर आने के बाद फिर शियान मॉम को कॉल पर बताती है कि नान और जोंग अभी उसी के घर पर है और वो नान का ख्याल रख रहे हैं। मॉम बताती है कि नान की टेंशन में डैड की तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए बेडरूम में भेज दिया है, लेकिन वो काफ़ी टेंशन में थे और सो ही नहीं पा रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।